फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण डिस्कशन सेशन के अंदर, दैट इज हाउ टू यूज एंड एनालाइज प्रोक्लैट्स। दोस्तों, दिस वीडियो इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव टेकन प्रोक्लैट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रोक्लैट लिया है एंड लॉट ऑफ देम आर यू कैन से सेंडिंग मैसेजेस कि सर थोड़ा सा आप रिव्यू करके बताएंगे कि हमें हमारे टेस्ट को किस तरीके से समझना चाहिए। दोस्तों, दिस इज नॉट जस्ट फॉर दोस प्रोक्लैट स्टूडेंट्स बट ऑल्सो फॉर द अदर स्टूडेंट्स हु आर ऑल्सो अपीयरिंग फॉर वेराइटीज ऑफ द मॉक टेस्ट। ठीक है, आज के सेशन में हम बहुत सारी यू कैन से अलग अलग तरीके की बातें करेंगे अबाउट यू कैन से मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को कैसे लेना चाहिए, मॉक टेस्ट के पहले क्या करना चाहिए, मॉक टेस्ट के दौरान क्या करना चाहिए, मॉक टेस्ट के बाद क्या करना चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। एक तरीके से आज का सेशन हमारे विचारों को, हमारी तैयारी को रियलाइन करने की कोशिश करेगा, जो रियलाइनमेंट होगा from the perspective of CLAT 2022 examination which is going to take place on 19th of June। 19 जून को जब आप एग्जाम लिखने जाएंगे तो आपके लिए आज से लेकर 19 जून तक का टाइम बड़ा महत्वपूर्ण बन जाएगा। क्यों महत्वपूर्ण बन जाएगा? बिकॉज अगर आप अभी इन सब चीजों को सही तरीके से करेंगे तो आगे जाकर, ठीक है, आप अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर हम हमारी हैबिट्स को बदलते हैं, ठीक है, हम हमारी लाइफ को बदल सकते हैं। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई वी आर ब्रिंगिंग दिस मॉड्यूल सो दैट वी कैन पॉसिबली चेंज योर हैबिट्स, पॉसिबली चेंज योर थॉट प्रोसेस एंड गिव अ राइट डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, ठीक है, प्रो टैलेंट इज ऑलवेज फोकसिंग ऑन राइट अप्रोच। ठीक है, हमारे राइट अप्रोच की वजह से देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव गेन बेनिफिट एंड आई एम श्योर दिस ईयर आल्सो लार्ज नंबर ऑफ यू विल गेन लॉट ऑफ बेनिफिट। दोस्तों, ठीक है, आप सब लोग है ना बहुत यू कैन से ज़्यादा क्वांटिटी में स्मार्ट रिवीजन कोर्स ले रहे हैं ना, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है दोस्तों, इसके पीछे हम पड़े हुए हैं, बहुत तगड़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, रोज रोज उसके अंदर नए नए कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, सो इस कोर्स के अंदर आपको मिलने वाले हैं तो वेरी गुड क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, उन वीडियो लेक्चर्स के अलावा यू विल बी गेटिंग PDF, ठीक है, with lot of good quality practice questions। ठीक है, and everything is available at just 499 rupees। ठीक है, so दोस्तों इसको आप जल्द से जल्द लीजिए। Let's start to talk about the important part from the exam point of view। दोस्तों, सबसे पहला मुद्दा आपके साथ मैं स्पेंड करना चाहूंगा for the next 2 to 3 minutes about the important learning from CLAT 2021 and CLAT 2020। दोस्तों, ये दो पेपर जा चुके हैं नए पैटर्न के, आई एम श्योर आप सब लोगों ने देखे भी होंगे। ठीक है दोस्तों, ये नए पैटर्न से हमें क्या पता चला, क्या कांस्टेंट है, क्या हमसे एक्सपेक्टेड है when we go and appear for the exam। सबसे पहली चीज, it is expected that we have a good reading speed, some around 18,000 words in some around 2 hours, and that too not of the basic level of meaning but varieties of the meaning। कभी कुछ जगह पे लिटरल मीनिंग लगाना है, कहीं पे हमें यू कैन से इन्फरेंशियल मीनिंग लगाना है, कहीं पे इवैल्यूएटिव मीनिंग लगाना है। तो हमारी कैपेबिलिटी चाहिए कि हम इस तरीके से चीजों को पढ़ने के काबिल होने चाहिए। नंबर 2, अवर करंट अफेयर एंड जीके इज नॉट जस्ट यू कैन से बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ठीक है, ये सिर्फ कोई फैक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता था, वो फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता था। दैट मीन्स यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द रीजन फॉर हैपनिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से बातें चले कि भैया इंडिया ने वीट इंपोर्ट के ऊपर बैन क्यों किया, वीट एक्सपोर्ट के ऊपर बैन क्यों किया। ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन मे बी देयर, और व्हाट इज द रीजन व्हाई श्रीलंका's इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, रीजन पूछा जाएगा, फैक्ट नहीं है। ठीक है, दैट हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, शायद वो सवाल पूछा जाए। ठीक है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ श्रीलंका, ठीक है, ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, या विच आर द कंट्रीज यू कैन से हैविंग अ बाउंड्री विथ रशिया, ये सवाल पूछा जा सकता है। उनमें से नेटो के मेंबर कितने हैं, ये सवाल भी बन सकता है। पर उससे कहीं बड़ा सवाल, ठीक है, फैक्टर बेस बनता है। ठीक है, सो यू मस्ट नो those issues but at the same time you must know the trend, that is very important। so that means साल भर अगर आप रेगुलर है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लीगल रीजनिंग 2021 में बैर एक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता था। ठीक है, प्रीवियस ईयर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स थे, तो कुछ जगह पे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, कुछ जगह पे बैर एक्ट्स। सो आई एज अ स्टूडेंट नीड टू बी रेडी विद एवरीथिंग।
वेदर इट इज बैर एक्ट और वेदर इट इज अ न्यूज़पेपर आर्टिकल. बैर एक्ट है तो मुझे उन एक्ट्स को समझना है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, स्टिल आई हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड अप्लाई वॉट एवर नॉलेज आई पजेस. ठीक है, दैट इज व्हाट आई मस्ट अप्लाई. सो आई शुड नॉट, यू कैन से, रीड बैर एक्ट्स लाइक इंग्लिश. इट इज नॉट अ प्योर इंग्लिश, समझिए, इट इज समथिंग डीपर. सो उस डीपर पार्ट के लिए आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी. यस और नो? सो दैट इज नंबर वन. एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में से अगर पूछा गया, ठीक है, तो बहुत जनरल पॉइंट हो गया. सो अ स्टूडेंट हैज टू डेवलप दोस जनरल एबिलिटी से वेरी स्पेसिफिक एबिलिटी. इतना बड़ा वैरायटी आपको चाहिए होगा. यस और नो? सो दैट इज व्हाट 2021 पेपर. लॉजिकल रीजनिंग वाज एंटायरली ऑन पैराग्राफ बेस. सो आरसी कर रहे हो या लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हो, कोई अंतर नहीं है. ठीक है, आपको आर्ग्यूमेंट की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग चाहिए, और इंग्लिश इज वॉज मेजरली फ्रॉम एडिटोरियल. इट इन्वॉल्व गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द की टर्म्स. ठीक है दोस्तों, की टर्म्स अगर पता हो तो फायदा होता है. जैसे अगर कोई इकोनॉमी बेस्ड पैसेज पूछा गया और वहां पे आपसे पूछा हेयर कट, है ना, व्हाट इज हेयर कट? So we should know what is haircut. Okay, so the point here is what we are trying to understand is कि हमें सिंपली आंखें बंद करके तैयारी नहीं करनी है. ठीक है, आप इन पॉइंट्स को अच्छे से समझिए. ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड प्रीवियस 2 ईयर के पेपर इन अ सब्जेक्टिव मैनर, नॉट जस्ट लुकिंग एट द पेपर एंड सॉल्व इट. ठीक है, एंड एट द सेम टाइम आप में से बहुत सारे लोग, जैसे बहुत सारे प्रोक्लेट के ही स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, आप में से बहुत सारे प्रोक्लेट परचेस करके बैठे, और मैंने आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया है, एंड आई रियलाइज मेनी ऑफ यू आर नॉट अपीयरिंग प्रोक्लेट एज इन प्रोक्लेट. व्हाट आर यू डूइंग? ठीक है, क्या करते हैं आप करते हैं एक सेक्शन लिया, ठीक है, मतलब एक मॉक लिया, उसका लीगल आज कंप्लीट किया, वापस दूसरा पेपर लिया, उसका लीगल कंप्लीट किया. ऐसे करते करते आपने पूरे लीगल के का पार्ट कंप्लीट करा, फिर पूरा इंग्लिश कंप्लीट करा, फिर पूरा एलआर. भैया प्रोक्लेट का ये मतलब थोड़ी है, प्रोक्लेट ऐसे नहीं होगा. ठीक है, प्रोक्लेट कैसे होगा? 18,000 वर्ड्स 2 घंटे में पढ़ने हैं, 50 से 60 पन्नों का पेपर 2 घंटे में पढ़ना है. ठीक है, ये स्टेमिना तो डेवलप करना पड़ेगा ना. आप बोलेंगे सर देखो मेरी पूरी तैयारी तो हुई नहीं है, मैंने पूरा कंप्लीट किया नहीं है पेपर, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट किया नहीं है, सो मेरा लीगल कंप्लीट हुआ है तो मैं पहले लीगल देता हूँ. ठीक है, फिर मैं लॉजिक कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं लॉजिक देता हूँ. भाई अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम सेक्शनल टेस्ट लो. ठीक है ना, बड़ी अच्छी चीज है, सेक्शनल टेस्ट लो, तुम्हें फायदा करेगा. ठीक है, पर तुम मॉक टेस्ट को सेक्शनल टेस्ट देते हो तो तुम उस मॉक टेस्ट की 12 बजा रहे हो, बेचारे मॉक टेस्ट का खून कर रहे हो. ये अच्छी बात नहीं है ना, ये अच्छी बात नहीं है. सो डोंट डू दैट. ओके, डोंट डू दैट. नाउ द पॉइंट इज दोस्तों, आपका 19 जून को ऑफलाइन क्लैट है. ऑफलाइन क्लैट हेल्प्स एवरीवन इन एन इक्वल वे. बड़ा बेनिफिट है दोस्तों. और ऑनलाइन एग्जाम गिव्स एडवांटेज टू सम स्टूडेंट्स, ऑफलाइन एग्जाम गिव्स एडवांटेज टू एवरीवन. ठीक है, इट इज गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन. नाउ व्हाई आई एम सेइंग द क्लैट एग्जाम एंड द ऑफलाइन एग्जाम गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन. दोस्तों क्लैट एग्जाम में हर बच्चे को जो काफी समय से मेहनत कर रहा है या जो अभी अभी मेहनत कर रहा है, सबके लिए वो रीडिंग करना जरूरी है. 18,000 वर्ड्स तो पढ़ना जरूरी है. दैट्स फर्स्ट थिंग. यस और नो? ठीक है. अच्छा, सेम इज ए केस नंबर 2. डिफिकल्टी लेवल कैसी भी हो, है ना, डिफिकल्टी लेवल कैसी भी हो, यू कैन नॉट डायरेक्टली जंप टू एन आंसर बाय सिंपली लुकिंग एट द क्वेश्चन. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जहां पे आप से सिंपली क्वेश्चन देखो और आप जंप कर लोगे आंसर के ऊपर. ऐसा तो होने वाला नहीं है. सो इट इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन. अनदर इक्वल अपॉर्चुनिटी दिस ईयर इज, पिछले 2 साल से एग्जाम का पैटर्न मतलब 2020 में बदला गया था. दैट वाज वेरी मतलब ट्रबलसम फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 2020. पर 2020 और 2021 2 पेपर आ चुके हैं. सो देयर इज लॉट ऑफ से प्रेडिक्टेबिलिटी कि भैया देखो इंग्लिश में इतने ही क्वेश्चंस आएंगे, लॉजिक में इतने ही क्वेश्चंस आएंगे, लीगल में इतने ही क्वेश्चंस आएंगे, जीके में इतने ही आएंगे. सो अनप्रेडिक्टेबिलिटी 0 लेवल पे है. 120 questions, 120 minutes and 150 question, that's fixed. ठीक है, उनमें से आरसी
30-32 क्वेश्चंस, लॉजिक 30-32 क्वेश्चंस, ठीक है, लीगल 37-38, जीके 37-38, ठीक है, क्वांट आपका 15 क्वेश्चंस. सो दोस आर द फिक्स नंबर फॉर यू. ठीक है, यह आपके लिए सबसे बड़ी बात है. यह आपके लिए सबसे बड़ी बात है. आप अभी तक जैसे प्रो टैलेंट हैज गिवन सम अराउंड 46 मॉक्स सो फार. ठीक है, वी आर गोइंग टू मेक टोटल 60 मॉक्स. ठीक है, टोटल 60 मॉक देने वाले हम. ठीक है, उन 60 मॉक्स में, ठीक है, आप जब देंगे और एक्चुअल एग्जाम देंगे तो आप समझ सकते हैं कि पैटर्न रिमेन्स सेम. इट इज नॉट चेंजिंग. It is not changing. So that's the reason why you have an equal opportunity for everyone. ठीक है, कोई भी पेपर ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखा तुरंत आंसर आ गया. सबको पढ़ना पड़ता है. नंबर 1. नंबर 2, lot of predictability is there in terms of sectional, you can say number of questions, sectional time limit लगानी है. ये सब बहुत predictable है. ठीक है, तो दोस्तों ये इक्वल प्लेइंग फील्ड है, लेवल प्लेइंग फील्ड है सबके लिए. ये मन में डाल दीजिए. ठीक है, अब इसके बेसिस के ऊपर आगे की लड़ाई लड़े. यस और नो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो ये कोई भी स्टूडेंट के लिए है ना, कोई यू कैन से डिस्क्रिमिनेटरी पार्ट नहीं है. कमिंग टू सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोक्लैट. आप में से जिन जिन लोगों ने प्रोक्लैट परचेस कर लिया है, ठीक है, उनको ये पक्का समझ में आता होगा कि प्रोक्लैट्स व्हाट वी आर डेवलपिंग, दे आर कमिंग विथ वैराइटीज ऑफ द डिफिकल्टी लेवल. ठीक है, सम ऑफ देम may be reasonably easier, some of them may be very tough. ठीक है, but majority of them, ठीक है, majority of them are exactly on the line of CLAT. ठीक है, अगर मैं उसका स्टैंडर्ड डिविएशन देखूं कि भैया एकदम इजी से एकदम टफ का स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, बोला बहुत कम. ठीक है, वी एंश्योर दैट द पेपर्स आर डेवलप्ड विथ एन आइडिया कि एक्चुअल एग्जाम में वैसा ही आएगा. सो वी हैव एंश्योर्ड कि सैंपल पेपर जो 3 दिए थे, 2020 का पेपर और 2021 का पेपर, वी ट्राई टू स्टिक टू दैट पैटर्न. ठीक है, एंड वी हैव एंश्योर्ड दैट लास्ट ईयर व्हेन वी गिव 60 पेपर एंड दिस ईयर 60 पेपर वी आर गिविंग, दैट टोटली डिफरेंट. ठीक है, सो दैट इज वेयर द एडवांटेज इज. ठीक है, एट द सेम टाइम इन टर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वी हैव प्रोवाइडेड ऑल वेराइटीज. ठीक है, वी आर नॉट एज्यूमिंग कि 2020 और 2021 में जैसा पूछा गया वैसा ही होगा, है ना. इट इज अ गुड चांस कि वैसा ही होगा. ठीक है, बट एज सच वी कांट एज्यूम. सो देयरफॉर लॉजिकल रीजनिंग के अंदर वी हैव आल्सो पुट क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू एनालिटिकल रीजनिंग. ठीक है, सिमिलरली इन लीगल वी हैव आल्सो इंश्योर्ड सम क्वेश्चंस कनेक्टेड टू लीगल नॉलेज. ठीक है, सिमिलरली इन लेट्स से इंग्लिश देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन इडियम्स, फ्रेजेस, फिगर ऑफ स्पीच, ग्रामर, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इंग्लिश यूसेज, पैराग्राफ फॉर्मेशन, पैराग्राफ बेस्ड काफी टफ क्वेश्चंस बनाए गए हैं. ठीक है, एंड दोस्तों इसके साथ साथ अभी तक आपको प्रो क्लैट 46 मिल चुके हैं. ठीक है, एंड देयर आर 60 टू गो, विच मीन्स वी आर गोइंग टू टेक 60 मोर, 60 तक पहुंचाएंगे. ठीक है, एंड 2 मॉक एलेट्स आर प्रोवाइडेड एंड 13 मोर टू गो. टोटल 15 एलेट देंगे हम. इसके अलावा MHCET के 15 पेपर देंगे, सिम्बासिस के 10 पेपर देंगे. ठीक है, एनलेट के ऑलरेडी 15 पेपर दे चुके हैं. ठीक है, सो दोस्तों ये तरीके से आपके पास ये पूरा कंटेंट अवेलेबल होगा. मोर इंपॉर्टेंटली वी हैव प्रोवाइडेड स्पेशल सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ लास्ट लैब टू क्लैट. दोस्तों लास्ट लैब टू क्लैट इज अ वंडरफुल कोर्स जो प्रो टैलेंट ने बनाया है. ठीक है, जिसके अंदर आखिरी मोमेंट पे आपको चाहिए तगड़ा रिवीजन, आखिरी मोमेंट पे चाहिए आपको तगड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस. ये सब हमने आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री दिया है. जो स्टूडेंट्स प्रोक्लैट परचेस कर चुके हैं उनके लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री है. ठीक है दोस्तों, अगर आप कोई कारण से कहीं टेक्निकल ग्लिच में फंसे हो, डोंट मिस आउट ऑन दिस. ठीक है, कनेक्ट टू अस ऑन protalentoffice@gmail.com. आप हमें कांटेक्ट करें protalentoffice@gmail.com. We will ensure to give you smooth movement for all this particular test. Now coming to important front, प्रोक्लैट टेस्ट देने के बाद हम एनालिसिस क्या करें. दोस्तों हर एक टेस्ट का एक मैट्रिक्स होता है. मैट्रिक्स का मतलब होता है मेजरमेंट टूल. मेजरमेंट टूल का मतलब है कि आप अपने परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किस बेसिस के ऊपर करेंगे. 2 पैरामीटर के ऊपर करेंगे. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, बट इन बिग पिक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, बड़े पिक्चर के नजरिए से आप 2 पैरामीटर देखेंगे. आपके
नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं और आपकी एक्यूरेसी कितनी है हर पेपर की, और उसका आप एक ट्रेंड, परफॉर्मेंस ट्रेंड चेक करेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? आफ्टर एवरी टेस्ट यू ट्राई एंड सी कि आपके अटेम्प्ट कितने हुए, वेदर योर अटेम्प्ट्स हैव इंक्रीज्ड, ठीक है, एंड वेदर दे आर इंक्रीजिंग एट अ गुड रेट और नॉट। ठीक है, अगर वो बढ़ रहे हैं, क्या रेट से बढ़ रहा है? अगर आपका अभी स्कोर आ रहा है, जैसे आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो 60-70, ठीक है, और आपको चाहिए 80-90 का स्कोर, ठीक है, तो दोस्तों आपका क्या रेट से अटेम्प्ट बढ़ रहा है ये देखना बहुत जरूरी है। साथ में एक्यूरेसी भी क्या रेट से बढ़ती है दोस्तों। एक्यूरेसी और अटेम्प्ट के बीच का अगर मैं ग्राफ बताऊं, ठीक है, तो जनरली ये तरीके का ग्राफ बनता है ना। एक एट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम इट इज द मोस्ट ऑप्टिमल यू कैन से आउटकम, विच मीन्स ये मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, ठीक है, और ये मेरी एक्यूरेसी है। ठीक है, अगर मैं कम अटेम्प्ट करता हूं, मेरी एक्यूरेसी नहीं अच्छी होती है, ठीक है, या शायद अच्छी भी हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए, है ना, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू ग्राफ मे बी लाइक दिस, बढ़ रहा है फिर घट रहा है। सम ऑफ यू मे हैव अ ग्राफ लाइक दिस, कि भाई अटेम्प्ट कम है तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, जैसे जैसे अटेम्प्ट बढ़ता है एक्यूरेसी कम होती है। पर एक जगह होती है जहां पे ऑप्टिमम लेवल आपका बनता है। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज योर ऑप्टिमम लेवल, एंड वो ऑप्टिमम लेवल क्या एक्चुअल क्लैट में आपको जो स्कोर चाहिए उतना बैठता है क्या? दोस्तों मैं आपको बार बता चुका हूं कि आपको कितना स्कोर चाहिए। On an average, if you have to get admission into, let's say, top colleges of NLUs, you need a score of some around, let's say, 85, 88 के आजू बाजू, ठीक है। You get into top, you can say 10 to 12 colleges. If you are going above 90 plus, ठीक है, if you are getting into 90 plus, you get into top 8. If you get 95, 97 plus, you get into top 5. ठीक है दोस्तों, उसके लिए आपको अटेम्प्ट कितना चाहिए, और 95 के ऊपर लाने के लिए आप देखिए ना, है ना, मैंने आपके लिए एक रफ नंबर बना के रखा है। लेट्स से 110 का अटेम्प्ट कोई करता है और उसकी एक्यूरेसी 80% है, तो उसका स्कोर बनेगा 82.5। ठीक है, अगर आपने अपने अटेम्प्ट बढ़ा दिए 130 बढ़ा दिए विथ यू कैन से अ नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्यूरेसी आपने डाउन कर दी है ना, 75% एक्यूरेसी हुई है, 5% आपकी एक्यूरेसी कम हो गई है, ठीक है, देन यू आर इंप्रूविंग योर स्कोर, विच मीन्स फ्रॉम यू कैन से 23rd रैंक की एनएलयू से आप सीधा पहुंच गए 10th रैंक की एनएलयू पे, 7th रैंक की एनएलयू पे, 8th रैंक की एनएलयू पे, बिल्कुल ठीक है। अब आपने अपने अटेम्प्ट बढ़ा दिए और 10 मार्क्स बढ़ा दिए, ठीक है, और आपका यू कैन से एक्यूरेसी है 70%, तो आपका स्कोर यू कैन से थोड़ा सा गिरता है, which tells me that look, I have to focus on my speed and I have to maintain a chart of my performance in terms of trend and दो बड़े parameter, attempt and accuracy, not just attempt and accuracy for the overall paper but also for section wise part। दोस्तों जितना ज़्यादा मैं अपना रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा उतना ज़्यादा मुझे फायदा होगा, ताकि मैं अपनी आगे की प्लानिंग अच्छे से कर सकूं। अगर मैंने मेरा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करा है और मैं आंखें बंद करके सिर्फ टेस्ट पे टेस्ट लिखे जा रहा हूं, दोस्तों मैं बर्बाद करूंगा अपने एफर्ट को सही डायरेक्शन में लेके जाना है तो उसको बहुत ही स्मार्ट वे में डायरेक्शन देनी पड़ती है, ठीक है, और वो स्मार्ट वे ये है अटेम्प्ट एंड एक्यूरेसी। ये दो आपके एक ऐसे मैट्राइसिस है, ये दो पैरामीटर है जिसके ऊपर आप अपने आप को एक ऐसे एनालाइज करोगे दोस्तों। और ये भी मैंने आपको समझाया कि आपको कौन से ऑप्टिमम लेवल के ऊपर काम करना है, दैट्स व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। इज दैट ओके? चलिए ग्रेट, तो ये मुद्दा समझ आया। अगले मुद्दे पे चलते हैं दोस्तों। क्या क्या फैक्टर्स है जो आपके परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करता है, आपके परफॉर्मेंस इन प्रोक्लेट को इंपैक्ट करता है, और यही फैक्टर्स आपको इंपैक्ट करेगा ऑन द डी डे, ऑन द क्लैट डे, ऑन 19th जून। 19 जून को यही सब फैक्टर्स है। अगर इनमें से कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कंट्रोलेबल है, उनमें से कुछ ऐसे फैक्टर है जो नॉन कंट्रोलेबल है, ठीक है। जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स है, क्या आप उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम करके, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए तैयार है? ठीक है दोस्तों, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है
ठीक है, मेरा मानना है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो कंट्रोलेबल है और ऐसे कौन से फैक्टर है जो नॉन कंट्रोलेबल है। जैसे पहला पॉइंट, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। कभी कभार जब पेपर डिफिकल्ट होता है आपके अटेम्प्ट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाते हैं, ठीक है, या आपके एक्यूरेसी डाउन हो जाती है या दोनों डाउन हो जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, इससे दुखी होने की जरूरत नहीं है। व्हेन अ पेपर इज टफ, ठीक है, व्हेन यू आर नॉट एबल टू यू कैन से स्कोर वेल इन अ पर्टिकुलर पेपर, डोंट वरी टू मच अबाउट इट, ठीक है। ऑलवेज ट्राई एंड लुक एट वेदर यू आर एबल टू मेंटेन योर एक्यूरेसी और नॉट। दोस्तों अगर आप अपनी एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहे हो, यू शुड बी हैप्पी। पर अगर आपकी एक्यूरेसी ड्रास्टिकली डाउन हो रही है, नॉर्मल पेपर में आपकी एक्यूरेसी रहती थी 80% और यहां पे सिग्निफिकेंटली डाउन होकर 60% हो गई है, देन द प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, प्रॉब्लम इज अबाउट सर्टेन एरियाज। ऐसे कुछ एरियाज है आपके सब्जेक्ट्स के, आपके सिलेबस के, आपके क्लैट एग्जाम के, जिसके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया है। आपने एज्यूम किया है कि अरे मेरे को आता है। हाँ, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। अगर आप 80 से सीधे 60 पे डूबे हो तो ये पक्का कहीं ना कहीं आपके वीक पॉइंट्स है, जो उस वीक पॉइंट को आपको तब तक दबाना चाहिए जब तक आपको पेन महसूस ना हो, तब तक आपको आइडेंटिफाई करते रहना चाहिए। दोस्तों यू हैव टू बिकम ब्रूटल विथ योरसेल्फ, यू हैव टू बिकम वेरी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, सेइंग दैट लुक मेरे 80 से 60 गए ना, वो अच्छी बात नहीं है। हाँ, आप 80 से 75 गए हो, यू कैन रेस्ट एश्योर्ड, दैट्स ओके, है ना। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, मूव इन द पेपर, ठीक है, इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आज सुबह सुबह पापा ने कुछ डांट लगा दी तो मजा नहीं आ रहा है, पर मॉक तो लिखना था तो हमने कैसे भी करके मॉक लिख दिया, है ना, अच्छा स्कोर नहीं आया, दैट्स ओके, ओके, दैट्स ओके। द गुड थिंग है ना, अप्रिशिएट योरसेल्फ, है ना, ताली बजाइए अपने लिए, अपने आप को पॉजिटिव बोलिए कि भाई कितनी भी परेशानी थी ना, ठीक है, तो भी मैंने मॉक लिखा, है ना। मैं कितना भी दुखी था, आज ठीक है से गर्लफ्रेंड ने कोई मैसेज भेज दिया, बॉयफ्रेंड ने कुछ मैसेज भेज दिया, है ना, कोई बहुत ही नज़दीकी दोस्त ने कुछ मैसेज भेज दिया, है ना, पापा मम्मी कुछ बोल दिए, है ना, टीचर्स कुछ बोल दिए, या अपने मन ही मन में कुछ अच्छा नहीं लगा, आज का पेपर अच्छा नहीं गया, वॉट एवर दैट इज, रीजन कुड बी एनी, बट यू अपीयर फॉर द मॉक, दैट्स गुड, दैट्स गुड। जैसे आप रेगुलरली ऐसा करेंगे ना, ठीक है, आपका मूड जो आपको इंपैक्ट करता है आपके स्कोर के ऊपर, वो धीरे धीरे उसका फैक्टर, उसका इंपैक्ट का फैक्टर डाउन हो जाएगा। इज दैट ओके? ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। आपने कभी कभार अपनी टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी को बदला है और जिसकी वजह से स्कोर नीचे गिर गया या स्कोर बढ़ गया, गुड, आइडेंटिफाई दैट फैक्टर, ठीक है, उस फैक्टर को आइडेंटिफाई करिए कि भाई मैंने क्या किया था, है ना, क्या मैंने जो ऑर्डर लिया था पहले जीके और लीगल का, ठीक है, उसके बाद मैंने लिया आरसी और एलआर का, और उसके बाद मैंने कॉन्ट लिया, ठीक है, और इसके अंदर मैं मॉडिफिकेशन करता हूं तो क्या मॉडिफिकेशन की वजह से मुझे क्या इंपैक्ट हुआ, आइडेंटिफाई, ठीक है, एंड स्टिक टू द मैक्सिमम आउटपुट देने वाला स्ट्रेटेजी, ठीक है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, देयर इज नो वन स्ट्रेटेजी for any one of you which is going to give you maximum output. You have to identify it, you have to search for it and find out which one is working best for you, ठीक है दोस्तों। इसके लिए आपको अलग अलग ट्राई मारना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ब्रूटल एनालिसिस करना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या काम करता है। कभी कभार आपका परफॉर्मेंस आपके एक्सपेक्टेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। आज सुबह सुबह मूड अच्छा था, आपने अपने आप से बड़ा एक्सपेक्टेशन के साथ एग्जाम लिखने गए, एंड मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, हमारा एक्सपेक्टेशन था ये, हमारा स्कोर आया ये, ठीक है, और ये जो एक्सपेक्टेशन है और ये स्कोर है ना, वो हमें हमेशा बर्बाद करता है दोस्तों, है ना। ये हमेशा ध्यान रखना, यू एक्सपेक्ट दिस, लाइफ गिव्स यू दिस, दिस इज ऑलवेज यू कैन से देयर। आपका एक्सपेक्टेशन अपने परफॉर्मेंस के ऊपर, अपने रियलिटी के ऊपर होगा, ठीक है। सो देन व्हाट यू एक्सपेक्ट एंड लाइफ गिव्स यू दिस, ठीक है, तो बात बराबर है। अब ये लाइफ अगर आपको यूं देती है, एक्सपेक्टेशन यूं है, उसका ये मतलब है कि हम रियलिटी में नहीं रहते हैं। स्टार्ट लिविंग इन रियलिटी, ठीक है, स्टार्ट लिविंग इन रियलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। जोश चाहिए, है ना, मोटिवेशन चाहिए, आगे बढ़ेंगे मोटिवेशन के द्वारा,
ठीक है, डिटर्मिनेशन के द्वारा आगे बढ़ेंगे। पर दोस्तों उस डिटर्मिनेशन का, उस मोटिवेशन का करने का क्या, जब तक वो हमें रियलिटी में नहीं रखता है ना, तो रियलिटी में रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो दोस्तों अनाप शनाप अपने आप से एक्सपेक्टेशन नहीं रखने का, हमेशा पूछने का लास्ट मॉक में कितना स्कोर आया था, लास्ट मॉक से कैन आई इंप्रूव बाय फ्यू मार्क्स। ठीक है दोस्तों, ऑन एन एवरेज पीपल कैन इंप्रूव देयर स्कोर बाय 5%, 7%, 10% बिटवीन 2 मार्क्स, नॉट इन अ ड्रास्टिक मैनर। ठीक है, बड़े जंप नहीं लगते, ये ध्यान रखना। बहुत बार हम सिली एरर करते हैं। क्या सिली एरर होती है? प्लस का माइनस कर दिया, है ना, मैथ के अंदर। ठीक है, इंग्लिश पढ़ रहे थे, वो वर्ड पे ध्यान नहीं दिया, एक क्वेश्चन देखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, नहीं ध्यान से पढ़ा, कहीं पे 2 बार नेगेटिव यूज करा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट थिंग एक्सेप्ट, तो दोनों चीज को नहीं पढ़ा, ये सुनो, तो हमसे ऐसी मिस्टेक हो जाती है ना। कभी कभार हम पढ़ते पढ़ते पैराग्राफ में एक पर्टिकुलर वर्ड है जहां पे हावेवर या बट लिखा था, हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन समझ नहीं आया और हम आंखें बंद करके आगे बढ़ गए। ठीक है दोस्तों, ये जो सिली मैटर है ना, वो सिली मैटर वो बंदा करता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, सिली एरर वो बंदा करता है जिस बंदे ने अपने आप को बहुत सीरियसली नहीं लिया है। ऐसा बंदा जो मतलब सिंसियर नहीं है, he takes things for granted. If you take things for granted, if you are not becoming sincere, you are not becoming very, you can say, detailing वाला guy, you don't have an eye for detail. ठीक है दोस्तों, problem would be, ठीक है, the exam will not give you that score. एग्जाम आपको स्कोर अच्छा तभी देगा जब आपके पास एन आई फॉर डिटेल होगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां नहीं चलती है। डोंट एक्सेप्ट दो सिली एरर। ठीक है, एग्जाम के बाद बोलो हाँ ये सिली एरर हो गई, ऐसा हो जाता है, मेरे से क्या करूं, है ना, क्या करूं, क्या तुम्हारे पास आंसर है उसका, है ना, डोंट गिव अप ऑन दिस। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दोस्तों आफ्टर एवरी टेस्ट व्हाट यू शुड डू, आफ्टर एवरी टेस्ट ऑलवेज कैरी आउट ID analysis and CFA analysis. Let me explain this to you. बहुत रिवॉल्यूशनरी टेक्निक है दोस्तों, ये नोट किया जाए। This is going to be a revolutionary technique. क्या होता है रिवॉल्यूशनरी टेक्निक? एक ऐसी टेक्निक जो आपका आउटपुट चेंज कर दे, आपका देखने का नजरिया बदल दे। ठीक है, आपका एबिलिटी टू आइडेंटिफाई कि आप सही हो गलत हो वो आपका बदल दे। दैट इज व्हाट दिस एनालिसिस इज। ठीक है, क्या होता है आईडी एनालिसिस समझते हैं। आफ्टर एवरी पेपर, इमीडिएटली आफ्टर द पेपर, बहुत टाइम के बाद करोगे तो नहीं अच्छा होगा। आफ्टर इमीडिएटली एवरी प्रोक्लैट, एवरी वन ऑफ यू मस्ट डू दिस। क्या करना देखिए, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 अप टू 150, सभी क्वेश्चन का आप जो राइट है रॉन्ग है, राइट है रॉन्ग है चेक करेंगे, और उसके बाजू में आप लिखेंगे क्या ये मेरा रिस्पॉन्स इंस्टेंटेनियस था या डिलेड रिस्पॉन्स था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स? कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे आंसर आ गया, मैं सीधा आंसर पे जंप कर गया। डिलेड रिस्पॉन्स, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे समझ नहीं आया, मुझे वापस पढ़ना पड़ा, मैंने ऑप्शन देखा, ऑप्शन से क्लैरिटी नहीं मिली, मुझे पैराग्राफ में वापस जाना पड़ा। ठीक है, फिर भी मुझे क्लैरिटी नहीं मिली, फिर वापस मैंने 2 बार पढ़ा, फिर रिस्पॉन्स आया। दैट इज कॉल्ड डिलेड रिस्पॉन्स। ठीक है, अलग अलग तरीके के डिलेड रिस्पॉन्स होते हैं। ठीक है, मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया, ऑप्शन समझ नहीं आया, मुझे पैराग्राफ में से वो चीज याद नहीं आई, मुझे पैराग्राफ में वापस जाना पड़ा, मैंने पैराग्राफ में वो देखा। ठीक है, फिर भी मुझे एक वर्ड में कंफ्यूजन था, आई टुक चांस, दैट्स कॉल्ड माय डिलेड रिस्पॉन्स। ठीक है, इसको भी डिलेड रिस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है, मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, मैंने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा नहीं, बराबर है, मैं क्वेश्चन देख लिया, मैं ऑप्शन पे चला गया, मैं ऑप्शन के बारे में देख रहा था कौन सा अच्छा ऑप्शन दिख रहा है, क्वेश्चन मेरे दिमाग में अच्छा चल नहीं रहा है क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला क्वेश्चन में क्या पूछा है। ठीक है, और मैं ऑप्शन के साथ खेल रहा हूं तो मुझे उसमें टाइम लग रहा है, बराबर। बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये मेरा डिलेड रिस्पॉन्स है। ओके, सो पहला हो गया इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स, डिलेड, डिपेंडिंग ऑन कौन सा आपका इंस्टेंटेनियस है। ठीक है, वो आप लिखते चलिए। सभी 150 क्वेश्चंस के लिए आपको काम करना है। इज दैट वेरी क्लियर? ग्रेट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है,
दोस्तों इंस्टेंटेनियस क्वेश्चन अगर आपका राइट हो गया, विच मीन्स आपको वो कंसेप्ट का नॉलेज है, साथ में आप उसको तुरंत अप्लाई करने के काबिल हो, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे हैं। पर अगर इंस्टेंटेनियस आपका गलत हो गया, ठीक है, मतलब क्या, आपको लगता है कि मुझे आता है, आपने बहुत जल्दी उसके ऊपर आंसर दिया, बट देन यू मिस्ड आउट समथिंग वेरी क्रूशियल। डिलेड आपका राइट भी हुआ ना तो भी वो काम का है, एंड डिलेड गलत हुआ तो भी काम का है। ये जो 3 तरीके के क्वेश्चंस होंगे, इंस्टेंटेनियस रॉन्ग, डिलेड राइट एंड डिलेड रॉन्ग, ये 3 तरीके के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को मैं अच्छे से तैयार करूं, इन क्वेश्चंस के ऊपर मैं अब एनालिसिस करूं, कौन सा, CFA एनालिसिस, ठीक है दोस्तों। इंस्टेंटेनियस रॉन्ग, डिलेड राइट एंड डिलेड रॉन्ग, ये 3 काम के क्वेश्चंस हैं जो मैंने अटेम्प्ट नहीं करे, ठीक है, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस है। ओके दोस्तों, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के पीछे भी मेरे पास कारण होना चाहिए ना, मैंने क्यों अनअटेम्प्ट करा था। दोस्तों अगर मैं पूरे 150 के 150 क्वेश्चन मेरी आंखों के सामने से नहीं निकालता हूं तो भैया इसका मतलब ही क्या है पूरा पेपर का। मैं सिर्फ 120 क्वेश्चन देख पाता हूं, 30 क्वेश्चन देख नहीं पाया। क्यों नहीं देख पाया पता नहीं, क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो गया। यही तो सबका एक्सक्यूज होता है ना, सबसे बड़ा बहाना तो वही है कि सर टाइम खत्म हो गया। 30 क्वेश्चन देख नहीं पाए, उन 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऐसे थे कि देख के आंसर आते थे, तो आपके 10 मार्क्स तो चले गए ना। चलेगा क्या, नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो 150 के 150 क्वेश्चन देखने, अनअटेम्प्ट क्यों रहा उसके बारे में आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए। अब आप क्या करोगे, ये इंस्टेंटेनियस और डिलेड के बाद आप करोगे CFA एनालिसिस। C स्टैंड्स फॉर, सो आप आइडेंटिफाई करोगे मेरी गलती क्यों हुई, रॉन्ग हुआ तो क्यों हुआ, और इवन डिलेड में मेरा राइट हुआ, पर फिर भी मुझे कहां ज्यादा टाइम लगा, कितना टाइम लगा, कंसेप्ट में मुझे ज्यादा टाइम लगा, या मुझे फैक्ट ही नहीं पता था उस पर्टिकुलर चीज का, या मुझे कंसेप्ट तो पता था, फैक्ट भी पता था, पर मैं एनालिसिस करके एप्लीकेशन नहीं कर पाया। समझ आया। पहला कि भाई मुझे क्वेश्चन पढ़ा और मुझे दिस क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही नहीं पता था, बराबर है। सो आई डिड नॉट गेट अ कंसेप्चुअल नॉलेज, ठीक है। सेकेंड इज कि मेरा फैक्ट नहीं पता था, मुझे पता ही नहीं था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, मुझे पता ही नहीं है अर्थ डे क्या होता है, मुझे पता ही नहीं है कि इस बार वी कैन से दिस 75th इंडियन इंडिपेंडेंस का जो सेलिब्रेशन है जिसको अमृत महोत्सव बोलता है उसका थीम क्या है, मुझे फैक्ट ही नहीं पता था, ठीक है। ये हो सकता है फैक्ट, मतलब मुझे एक वर्ड का मतलब ही नहीं पता था, मुझे लॉजिक के अंदर, ठीक है, पर्टिकुलर एक वर्ड आ गया वो पता नहीं चला, वो हो गया आपका फैक्ट, ठीक है। मुझे कंसेप्ट भी आता था, फैक्ट भी आता था, पर मैं अप्लाई करने में गोता खा गया। मुझे फिगर ऑफ स्पीच आती थी, मुझे ये क्वेश्चन दिखा, पर मेरे फिगर ऑफ स्पीच के कंसेप्ट शायद इतने स्ट्रांग नहीं थे ताकि मैं यहां पे कंफ्यूज हो गया और मैं सही तरीके से आंसर नहीं दे पाया। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई मेरा प्रॉब्लम किधर है, नोट डाउन दैट, एंड यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक कि कौन कौन से एरिया में मुझे कंसेप्चुअल नॉलेज में पंगा है, फैक्चुअल नॉलेज में पंगा है, एप्लीकेशन में पंगा है, एंड दैट्स व्हाट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज व्हाट यू कैन फाइंड आउट। उसके बगैर आप थोड़ी कर पाओगे, है ना। आप हवा में स्ट्रेंथ और वीकनेस एज्यूम करके नहीं कर पाओगे। दोस्तों डोंट एज्यूम कि मुझे लगता है मेरा ये अच्छा है, डेटा पे काम करो ना, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता है ना, तो इसलिए हमेशा उसके ऊपर ध्यान दो। देन आफ्टर दैट यू डू परफॉर्म ट्रेंड एनालिसिस। आप देखिए ना, आपने जो पहला मॉक दिया अप टू 46 मॉक दिया, कैसे आपका ट्रेंड रहा, ठीक है, ये देखिए। अगर ट्रेंड अच्छा है, पॉजिटिव है, ग्रोइंग है, बड़ी बात है, वेरी गुड है। ट्रेंड ग्रोइंग नहीं है, ठीक है, बहुत ही इरेटिक है ना, बहुत इरेटिक है, देन यू नीड टू सिट विथ योर टीचर एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द रीजंस व्हाई योर स्कोर्स आर वेरी इरेटिक, ठीक है। यू हैव टू गेट इनटू वेरी मच क्रिटिकल डिटेल पार्ट, ठीक है, ये बड़ा जरूरी मुद्दा है दोस्तों, ठीक है। सिंपली मॉक टेस्ट देते रहने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू डू दिस ट्रेंड एनालिसिस ऑल्सो एट द सेम टाइम। टाइम एनालिसिस, आपने हर सेक्शन में कितना टाइम दिया उसका एनालिसिस करना बड़ा जरूरी है, इसको नोट करें हमेशा, ठीक है। आफ्टर द टेस्ट
you can say you complete, you note down the time taken by each and every section. ठीक है, इनफैक्ट टेस्ट देते देते ही बाजू में टाइम लिख दीजिए ना, जब आपने एक सेक्शन खत्म किया टाइम लिख दीजिए, वहां पे टाइम लिख दीजिए, ताकि टेस्ट के बाद आपको तुरंत याद रहे कि कितना मैंने टाइम लिया हर एक सेक्शन में. ये डेटा आपके लिए चाहिए ना. क्यों चाहिए पता है? बिकॉज आप जब रिव्यू करेंगे ना कि मेरा जिस सेक्शन में सबसे अच्छा स्कोर आया उसमें मैंने कितना टाइम लिया, और जिस सेक्शन में मेरा सबसे पुअर स्कोर आया उसमें मैंने कितना टाइम लिया. कभी कभार कम टाइम दिया इसलिए पुअर स्कोर है, कभी कभार रीजनेबल टाइम दिया फिर भी पुअर स्कोर है, विच मीन्स देयर इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम ऑफ कंसेप्ट. Yes or no? There is definitely a problem of real understanding. We don't have a crystal clear understanding. That's the reason why we are getting into that trouble. So दोस्तों ये सब टाइम के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है. Is that comfortable? Great. ठीक है दोस्तों, उस टेस्ट के बाद ये एनालिसिस करने के बाद what you have to do is this: prepare accuracy attempt matrix from each section. हर सेक्शन का दोस्तों ये ध्यान रहे, हर सेक्शन का accuracy attempt का मैट्रिक्स बनना चाहिए. ठीक है, एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग. जब आपने पेपर अपीयर कर दिया, ठीक है, 150 क्वेश्चंस, ठीक है, आपने अटेम्प्ट किया सम अराउंड 130 क्वेश्चंस, ठीक है, आपके 20 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड थे. नाउ व्हाट यू डू इज, ठीक है, यू लुक एट दोस अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस वंस अगेन. डोंट लुक एट द सॉल्यूशन, अटेम्प्ट दिस अनअटेम्प्टेड, ठीक है, एंड वंस अगेन रिव्यू योर एंटायर पेपर. डोंट लुक एट द सॉल्यूशन, ठीक है, रिव्यू एंटायर पेपर. कहीं आंसर चेंज करना है ट्राई करिए चेंज करने का. ओके, ट्राई करिए. नाउ जो आप ऑलरेडी OMR भर चुके हो वो हो गया आपका रियल स्कोर. ठीक है, आपने अनअटेम्प्टेड और रिव्यू करने के बाद जो आपने किया, ठीक है, दैट इज व्हाट योर पोटेंशियल स्कोर. यहां से चेक करिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर रियल स्कोर एंड व्हाट इज योर पोटेंशियल स्कोर. बड़ी महत्वपूर्ण बात है. ठीक है, पोटेंशियल स्कोर है आपका कि आप यहां तक जा सकते हो. ठीक है दोस्तों, अगर आप उस स्कोर तक जा सकते हो तो आप सही में वहां पहुंचोगे. ठीक है, बिलीव इन योरसेल्फ. और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप नहीं होगा. पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरा पोटेंशियल स्कोर क्या है, क्यों मैं वहां नहीं पहुंच पाया, क्यों मैं वो क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड छोड़े, जब मैंने रिव्यू किया क्यों मैंने कुछ क्वेश्चंस को गलत मार्क किया, अब मैं उसको चेंज क्यों कर रहा हूं. आइडेंटिफाई करिए ना. ठीक है ना. सेकेंड थॉट, दिस इज नोन एज गिविंग सेकेंड थॉट. ठीक है, टू योर अटेम्प्ट्स. गिविंग सेकेंड थॉट्स gives you a very good learning from it, and that will help you to find out what is your potential score. ठीक है, so all questions that is very important. Okay, हर क्वेश्चन को वापस 2 बार 3 बार सॉल्व करना जरूरी है before the next mock, and then sit for 30 minutes 40 minutes analyze your plan कि मैं क्या करूंगा, स्ट्रेटेजी चेंज करूंगा, क्या नॉलेज गेन करूंगा, कौन से कंसेप्ट और पढ़ के जाऊंगा. ठीक है, ताकि मैं अगले टेस्ट में अच्छा स्कोर लेके आ सकूं. दोस्तों ये आपको अगला प्लान चाहिए. बगैर प्लान डोंट जंप, बगैर प्लान डोंट जंप टू अटेम्प्ट द पेपर. ठीक है, विदाउट प्लान व्हेन यू जंप टू अपीयर द पेपर यू बिहेव लाइक अ पुतिन. यस और नो, you behave like Putin, who is basically, you can say, who is basically attacking Ukraine without any proper planning. तो बर्बादी होती है, समय जाता है, पैसे लग जाते हैं, लोग मर जाते हैं. ठीक है, इमेज बिगड़ जाती है, और बाकी कंट्रीज को भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हम भी नाटो में चलेंगे भैया. यस और नो, तो ये ध्यान रखना जरूरी है, और उसके मुताबिक अगले मौके के लिए स्ट्रेटेजी बनाए और उस स्ट्रेटेजी के साथ स्टिक करके रहे. Is that comfortable for everyone? दोस्तों ये समझ आया? I hope all of you, all those students who have taken ProClat, ठीक है, they must have understood this idea. दोस्तों इसको अच्छे से अप्लाई करिए. एक मॉक सिर्फ 2 घंटे का पेपर नहीं है. 2 घंटे के बाद उसको रिव्यू करना, ऐसा स्ट्रेटेजी बनाना. स्ट्रेटेजी बनाने के लिए 1 घंटे का टाइम लगता है, जिसमें ये सब पार्ट आ गया. फिर एक एक क्वेश्चन वापस सॉल्व करने के लिए 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है. ये सुनो, और फिर आगे की प्लानिंग करने में करीबन 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है. डिवोट दिस मच टाइम, इतना आपको मिनिमम चाहिए. ठीक है, ये आपको पहुंचाएगा NLU में. अगर आप ये नहीं करोगे ना, आपको NLU में नहीं पहुंचाएगा. बिलीव मी. ठीक है, जो लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं वो उसके पीछे तगड़ी मेहनत करते हैं. ऐसी मेहनत के बगैर सिर्फ मॉक पे मॉक लिखते रहना, आंखें बंद करके
क्योंकि सर ने 60 मॉक दिए है, इतने सारे मॉक मेरे को लिखने हैं और मैं लिखता जाऊं और मैं ये सब काम ना करूं तो भैया बर्बादी है। इज दैट कंफर्टेबल? अगर आप अपने आप को कोसते हैं कि मैं इतने सारे मॉक लिखता हूं और मेरा स्कोर बढ़ता नहीं है, तो शायद कारण यही है कि आप इसी कारण की वजह से अच्छे से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आई होप आई कुड कैन से गिव यू सच अ डिटेल अंडरस्टैंडिंग। इतना लंबा वीडियो हो चुका है बट इट इज नीडेड, ठीक है। ये सब डिस्कशन आपके लिए जरूरी है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को अच्छे से 2 बार 3 बार समझिए, ठीक है ना। इनमें से जो जो भी एरिया आपको अच्छा लगता है उसको 2 बार अच्छे से समझिए। इसकी क्लिप्स निकालकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि आपको लगता है कि ये जो मुद्दा सर ने बोला है वो बड़ा अच्छा बोला है, ठीक है, और इसको मुझे अप्लाई करना चाहिए। उस क्लिप को काट के अपने फोन में डाल दीजिए और उसको रेगुलरली देखते रहिए। इज दैट कंफर्टेबल? ग्रेट दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।